हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है इत्र का व्यापारी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी पुरानी कॉमिक्स खोज कर आपके लिए अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्त, दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे के बिना रोटी नहीं मिलती। पैसे के बिना आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते। पैसे के बिना आप घर से बाहर बहुत दूर तक जा भी नहीं सकते। रहने के लिए मकान चाहिए तो पैसा, खाने के लिए पकवान चाहिए तो पैसा, मंदिर के भगवान चाहिए तो पैसा। दर्शन भी खाली हाथ नहीं सुहाते। पहनने के कपड़े, पढ़ाई के लिए किताबें और कहीं आने जाने के लिए सवारी चाहिए तो भी पैसा आपके पास होना आवश्यक है। मगर पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे पैसे की कमी ना होते हुए भी अंधाधुंध पैसे के पीछे भागना कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। चांदनी चौक में चंद्रनाथ नामक एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कौसल्या, युवा बेटा इंद्रनाथ व उसकी पत्नी सुमित्रा, बस 4 ही प्राणी थे। मगर फिर भी, क्या बात है चंद्रनाथ, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो? आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ यार महेंद्र। मैं सोच रहा हूँ दुकान दुकान इंद्र को सौंप कुछ दिन बाहर जाकर व्यापार करूँ। भाई, कुछ भी करने में बुराई नहीं है। आदमी को मरते दम तक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे हाथ पैर शरीर चलता रहता है। बुढ़ापे में भी आदमी को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। मगर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है चंद्रनाथ। तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? तुम नहीं समझे भाई, पहले हम घर में कुल 3 प्राणी थे। मैं, मेरी पत्नी व पुत्र। पिछले साल मैंने इंद्र की शादी कर दी तो 4 हो गए। और कुछ दिन बाद इंद्र बाप बन जाएगा तो प्राणियों हो जाएंगे 5। आमदनी अब भी नहीं ना जाने 3 प्राणियों का समय में थी। यानी तुम घर से प्राणी बढ़ा जाने की वजह से पारिवारिक आय भी बढ़ाना चाहते हो? हाँ, विचार तो तुम्हारा अति उत्तम है। हालांकि मैं समझता हूँ तुम्हारे पास पहले ही भगवान का दिया इतना है और इतनी कमाई हो रही है कि तुम और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम यह सब इसलिए कह रहे हो महेंद्र, क्योंकि तुम बहुत संतोषी प्राणी हो। किंतु भाई मेरे सभी तुम्हारे जैसे हो जाए तो हाथ पर हाथ धर के बैठने लगेंगे। तब यह दुनिया, यह समाज कभी तरक्की ना कर पाएगा। ठीक है, तुम जब भी व्यापार के लिए निकलना चाहो मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में तो कोई काम है नहीं, तुम्हारे साथ घूम ही लूँगा। चंद्रनाथ को ना केवल पैसे की हवस बहुत ज़्यादा थी, बल्कि वो यार दोस्तों पर फिजूल खर्ची करने से भी बचता था। अतः बोला, तुम भी चलोगे, मगर रहन खर्च के लिए तुम्हारे पास है कुछ? बहुत कुछ है। इतना कुछ तो है कि आराम से 2-1 महीने तक बाहर घूमता रह सकता हूँ। तब ठीक है। और फिर एक दिन अपने अपने परिवार से विदा ले चंद्रनाथ और महेंद्र दोनों ही वहां से निकल पड़े। रास्ते में खाने पीने के लिए पर्याप्त सामान तुमने रखवा लिए है ना चंद्रनाथ? नहीं, मेरे पास पैसा है। जब भी इच्छा होगी, खूब भूख लगेगी, कुछ खरीद कर खा लूँगा। अच्छा हुआ मैंने खाने पीने का सामान नहीं लिया, वरना महेंद्र के साथ हिस्सा बांटना पड़ता। चंद्रनाथ, भूख के वक्त जरूरी नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाए, इसीलिए लंबे समय में खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान तो हमेशा साथ ही रखना चाहिए। खैर, तुम चिंता मत करो। मैंने अपनी पोत बहू से इतना खाना बनवा लिया था कि हमें 2-3 दिन तक परेशानी नहीं होगी। महेंद्र और चंद्रनाथ पैदल ही आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे काफी दूर निकल गए। अब तो भूख लगने लगी है, प्यास भी बहुत जोर से लग रही है। और यहाँ तो दूर दूर तक आबादी का कोई चिन्ह नहीं है। कहीं खाने पीने का कोई बंदोबस्त होना मुश्किल है। मगर यह महेंद्र अपनी पोत बहू के हाथ का बनवाया खाना पीना क्यों नहीं निकालता? क्या इसे भूख नहीं लग रही है?
थकान व भूख से बेहाल होने पर आखिर चंद्रनाथ से रहा ना गया। वह महेंद्र से पूछ ही बैठा, क्या बात है महेंद्र, तुम्हारा आज वक्त है क्या? तुम्हारा आज व्रत है क्या? व्रत क्यों नहीं तो फिर तुम भोजन क्यों नहीं करते? दरअसल मैं यह सोच रहा था कि मैं भोजन का जिक्र करूं तो तुम बुरा मान जाओगे। मैं बुरा मान बैठूं वह क्यों भला? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, भोजन नहीं, और आसपास कहीं भोजन पानी मिल सके ऐसी भी कोई जगह नहीं दिखाई देती। पर तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास भोजन और पानी है और 2 दिन तक का काम चलेगा। हाँ, कह रहा था। अब तुम कहते हो तो कहीं बैठकर भोजन कर लिया जाए। हाँ हाँ, जरूर। फिर चंद्रनाथ व महेंद्र ने एक साफ सी जगह बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद महेंद्र अपने मित्र चंद्रनाथ को समझाते हुए बोला, देखा ना तुमने, भोजन से ही पेट भोजन से ही भरता है, प्यास पानी से ही बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। महेंद्र के उपदेश से चंद्रनाथ बुरी तरह चिढ़ सा गया। यह महेंद्र तो पैसे को कुछ समझता ही नहीं, इसे सबक सिखाना होगा, पैसे का महत्व समझाना होगा। फिर चलते चलते शाम हो गई तो चंद्रनाथ व मोहन एक कस्बे के निकट पहुंचकर रुक गए। अब हमें यहाँ कहीं घर कहीं अब हमें यहीं कहीं पर रुक जाना चाहिए। रात किसी सराय में काटकर सुबह आगे बढ़ेंगे। ठीक कहते हो। आए आराम आराम भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। महेंद्र व चंद्रनाथ एक सराय में पहुंचे, कमरा लिए और सो गए। खर 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 खर। लगभग आधी रात को चंद्रनाथ की एकाएक खुल गई। महेंद्र तब भी गहरी नींद से सो रहा था। एकाएक चंद्रनाथ उठा। मौका अच्छा है। यदि मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं तो फिर इसे पैसे का महत्व समझ में आनी पड़ेगी। खर खर। और चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा धन गायब कर दिया। महेंद्र के स्वप्न में भी यह गुमान न था कि अपना दोस्त चंद्रनाथ क्यों भी उसका धन चुरा सकता है। इसीलिए उसने सुबह उठकर अपना सामान देखा तक नहीं। चलो भाई चंद्रनाथ। हाँ भाई, नित्य कर्मों से तो निवृत्त हो ही लिए, अब देर कैसी? यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? व्यापार करने के लिए तुमने कोई मार्ग तो निर्धारित किया होगा, कुछ सोचा तो होगा। हाँ, यहाँ से हम धकलागिरी गांव चलेंगे, किंतु वहां का दुर्ग मार्ग हमें घोड़े पर बैठकर तय करना पड़ेगा। थोड़ी दूर जाने पर हमें किराए पर घोड़े मिल जाएंगे और वे चलते चलते वहां तक पहुंच गए, जहां एक शानदार घुड़सवार था जिसमें घुड़साला था जिसमें कई दर्जन बेहद शानदार घोड़े थे। चंद्रनाथ व महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए। वे घुड़साले के मालिक के पास घोड़े का किराया देने के पहुंचे। हमें तो यही घोड़ा पसंद आया, लीजिए तोता राम जी, घोड़े का किराया दीजिए। चंद्रनाथ ने तो किराया दिया, किंतु महेंद्र ने अपनी गठरी खोली तो वह सन्न रह गया। ओह नहीं, मेरा सारा धन गायब है। अच्छी तरह देखो महेंद्र, धन तो तुम्हारी गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है धन? मैंने देख लिया, गठरी में मेरा धन नहीं है। फिर तुम घोड़े का किराया कैसे दोगे मित्र? ऐसा करो, घोड़ा सा धन तुम मुझे उधार स्वरूप दे दो। थोड़ा सा धन तुम मुझे उधार स्वरूप दे दो। महेंद्र की बात पर चंद्रनाथ बड़े जोर से हंसा। हाँ, क्यों मजाक करते हो महेंद्र? जानते नहीं उधार प्रेम की कैची होती है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तब फिर तो तुम्हें अपना सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। तब तो मुझे अपना सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो। माल बिना पैसे के भी कहीं क्या जाया जा सकता है।
आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा हर चीज़ का इलाज है। पैसे के बिना अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम भी मान ही गए गए ना महेंद्र। घुड़शाला का मालिक इनकी बातें सुन ही रहा था। एकाएक ही वह बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जी, आता जाता रहता है। बड़ी चीज़ है इंसानियत। आप घोड़े ले जाइए महेंद्र जी, पैसा फिर कभी आते आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़सवार के मालिक तोताराम ने महेंद्र की को बिना किराए लिए ही घोड़ा दे दिया। देख लिया महेंद्रनाथ, पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे से बड़ी इंसानियत। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। फिर से उपदेश देने लगा यह तो। 3-4 घंटे के बेहद ऊबड़ खाबड़ रास्ते की थकान देने वाली यात्रा के बाद वे लोग आलमगीर गांव पहुंच गए। वहां चारों तरफ खुशबुओं का साम्राज्य था। ओह, बड़ी मीठी सी, बड़ी प्यासी सी खुशबू आ रही है, ना जाने कहाँ से। यह तो हर जगह तुम्हें खुशबू ही खुशबू फैली मिलेगी महेंद्र। यह जगह वास्तव में खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ घर घर में इत्र निर्माण का कार्य पूरा जोर शोर से होता है। और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर सकूं। महेंद्र के साथ ले चंद्रनाथ इत्रों के एक मशहूर व्यापारी के यहाँ पहुँचा। मुझे हर प्रकार का इत्र चाहिए, मिल जाएगा। उस व्यापारी के यहाँ से चंद्रनाथ ने काफ़ी इत्र खरीदा। फिर सारा इत्र मजबूती से बांधकर वहीं छोड़ा वह महेंद्र के साथ बाहर निकला। क्यों महेंद्र, अब तो भूख लगने लगी होगी, खाने का वक्त हो गया। हाँ, हो तो गया। तो चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। आज के लिए तो मेरे पास भोजन है। तो ठीक है, तुम अपनी बासी भोजन करो, मैं कहीं पर जाकर ताज़ा व स्वादिष्ट भोजन करके आता हूँ। भाई, मेरे पास पैसा है, पैसा जैसा हर चीज़ का इलाज है। पैसा होने से आदमी लजीज से लजीज पकवान खा सकता है। अब यह बात बात पर पैसा होने का ताना मारेगा। महेंद्र से अलग हो चंद्रनाथ के एक बढ़िया ढाबे में पहुंचा। उसने वहां पेट भर कर तबीयत से खाना खाया। फिर पैसा चुका कर वह वापस के लिए अपनी राह पर चला ही था कि ओह उफ, अरे बाप रे, यह पेट दर्द से तड़पता हुआ सड़क पर लुढ़क गया। तभी एक नौजवान युवक दौड़ता हुआ उसके करीब आया। क्या हुआ श्रीमान? उफ, पेट दर्द से जान निकली जा रही है। बेटा, मुझे किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलो। मेरे पास पैसा है, वैद्य पैसा लेकर मुझे जल्दी से चंगा कर देगा। बेशक आपके पास बहुत पैसा है श्रीमान, किंतु पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। खैर, मुझसे तो जो कहा सो कहा। आपने किसी और से कुछ नहीं कह दीजिएगा, वरना यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो आपका सारा पैसा लूट लेंगे। खैर चलिए, मैं आपको अपने पिता के पास ले चलता हूँ। अधिकारी गांव में वही सबसे बड़े वैद्य हैं। उफ, जल्दी करो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। नवयुवक चंद्रनाथ को सहारा देकर उठाया। वह सुंदर नवयुवक चंद्रनाथ को सहारा देकर संभालते हुए अपने घर ले गया। उसके पिता वैद्यराज रणित सेन वास्तव में ही बेहद उच्च कोटि के चिकित्सक थे। उन्होंने चंद्रनाथ का निरीक्षण किया, फिर बोले, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूर्ण आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने लंबे समय तक आराम नहीं कर सकता वैद्यराज। मुझे तो बस आज ही अच्छा कर दीजिए। आप चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, जितनी भी कीमत से कीमती दवाएं मंगवानी पड़े। श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दूँ। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण आराम करना ही पड़ेगा। आप पैसे से दुनिया भर की हर चीज़ खरीद सकते हैं, किंतु याद रखें, पैसे से आप अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। किंतु वैद्यराज, यदि मैं आराम
के चक्कर में पड़ गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। मुझे क्या यह आराम की वस्तु एक हफ्ते के लिए टाल नहीं सकती? आराम की जरूरत एक हफ्ते के लिए टाल नहीं सकती? श्रीमान जी, बेहतर तो यही है कि आप मेरे पिता का कहा माने, अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले सोचें। याद रखें, पैसे आपको अच्छे से अच्छा खाना पीना दे सकता है, रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान दे सकता है, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे आभूषण दे सकता है, किंतु पैसे के बल पर आप अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य हासिल नहीं कर सकते। किंतु बेटे, मेरे साथ बड़ी मजबूरी है। मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ, उससे लेकर मैंने बेचने के लिए दूसरे शहर जाना है। और चंद्रनाथ अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा। बस एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते में ठीक ठाक रहूं। कुछ ऐसी दवा दे दीजिए, एक हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूँगा। ठीक है वानिक, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, किंतु एक बात का ख्याल रखना, यात्रा अकेले मत करना, कोई ना कोई सेवक अथवा मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहें। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कहीं और बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हरगिज काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक अच्छा मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने उसी गणित सेन ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाएं देकर चंद्रनाथ को विदा किया। वैद्यराज के यहाँ से चंद्रनाथ सीधा उसी इत्र के व्यापारी के पास पहुंचा जिसने उससे ढेर सारा इत्र पहले से ही खरीद लिया था। उस मित्र महेंद्र भी वहीं था। अरे महेंद्र, यह क्या, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया और तुम्हारे अन्य आभूषण नहीं दिख रहे? मैंने बेच दिए। क्यों क्यों ऐसा तुमने क्यों किया महेंद्र? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, जबकि मैं अपना सारा धन खो बैठा। और धन खो बैठने पर भी मुझे पता चला कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा ना होने पर मैं आराम से यात्रा भी नहीं कर सकूंगा। यही सोचकर मैंने अपने आभूषण बेच दिए और अब यहाँ से वापस लौटने की इजाज़त लेने के लिए तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। वापस लौटने का क्या मतलब? मतलब साफ है मित्र, आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही जारी रखनी होगी। मैं तो यहीं से वापस घर की ओर लौट रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो महेंद्र, हम तुम साथ साथ यात्रा पर निकले हैं और साथ साथ ही लौटेंगे। तुमने अपने आभूषण बेच दिए ना, भी बेचे होते तो तुम्हें पैसे के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हें जितने भी धन की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना, पर साथ छोड़कर जाने का दिल तोड़ने वाली बात ना करो। परंतु तुम तो कहते थे उधार प्रेम की कैची है। ही हा। वह सब तो मजाक की बातें थी महेंद्र। जैसे तैसे महेंद्र को अपने साथ ही रहने के लिए तैयार करने के बाद चंद्रनाथ ने आगे की यात्रा के लिए एक बैलगाड़ी खरीद ली। बेचने के लिए उसने जितना भी इत्र खरीदा था सब बैलगाड़ी में रखवा लिया। तब वह समय भी महेंद्रनाथ के साथ बैलगाड़ी में बैठ आगे की यात्रा करने लगा। अब आगे कहाँ जाना है चंद्रनाथ? कोट्टायम। कोट्टायम। वहाँ विदेशी व्यापारी काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। इनमें इत्र की बड़ी मांग है। देख लेना, हमारा इत्र उधर पहुँचते ही हाथों हाथ बिक जाएगा। किंतु कोट्टायम शहर पहुँचते पहुँचते चंद्रनाथ की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि ज़्यादा भाग दौड़ वह उसके लिए संभव नहीं है। अतः वह महेंद्र से बोला, महेंद्र मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, मुझे किसी सराय में छोड़ दो और मेरा यह सामान तुम ही बेच आओ। किंतु मैं तो इस इत्र के बारे में कुछ भी जानता ही नहीं चंद्रनाथ। वह सब वह सब तुम्हें मैं समझा दूंगा। मैं तुम्हें व्यापारियों का पता भी दूंगा और 10% लाभ भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने भाली भांति समझाकर महेंद्र को इत्र के व्यापारियों से मिलने जुलने भेज दिया। वह सवय एक सराय में ठहर गया। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके
यहाँ पे काफ़ी मिटी हुई है दोस्तों। अच्छे रकम से मुनाफे वह सारा इत्र इसी दिन बेच दिया और शाम तक वापस सराय में लौट आया। कोट्टायम सराय। सारा माल अच्छे मुनाफे में बिक गया जानकर चंद्रनाथ खुश हो जाएगा। आह पानी। अरे यह तुम्हें क्या हो रहा है चंद्रनाथ? महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकूंगा, इसीलिए तुम एक काम करो। क्या? मैं 4 महीने के खर्च के लायक पैसा अपने पास रख लेता हूँ। मेरा बाकी पैसा तुम वापस अपने कस्बे चांदनी चौक पहुँचाकर मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना। और इससे यह भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने बाद जीवित वापस लौट सका तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूँगा, इसीलिए इस धन में से वह एक कौड़ी भी खर्च ना करे। यह सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस प्रकार अस्वस्थ अवस्था में मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। जिद मत करो महेंद्र, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है बीमारी की दशा में मेरा अकेला रहना भी उचित नहीं, किंतु अगले 5 दिन के लायक ऐसी दवा मेरे पास है जिससे मैं बीमारी के किसी घातक हमले से बच सकूंगा। किंतु फिर भी तुम्हारी बीमारी के लिए तुम्हारी तीमा किंतु फिर भी तुम्हारी तीमारदारी के लिए, तुम्हारी सेवा टहल के लिए कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। इसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों नहीं तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सा पैसा दे मारो, जिससे वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिन की जगह घड़ी 2 घड़ी में अच्छा कर दे। मस्करी कर रहे हो महेंद्र, जबकि तुम खुद भी तो कहते थे पैसा हर चीज का इलाज नहीं। खैर, कुछ देर के लिए औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक द्वारा भेजा गया एक नौकर आया। मेरा नाम रामू है मालिक, सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। रामू, तुम हमें किसी वैद्य या हकीम के पास ले चलोगे या धावलगिरी गांव से वैद्य गणित सेन को बुला कर ला सकते हो? अवश्य मालिक, जैसा भी आप आज्ञा दें, मैं हुक्म बजाऊंगा। वैसे हमारे कोट्टयम नगर में वैद्यराज चिंतक बहुत ही गुणी वैद्य हैं। तो ठीक है, मेरे लिए किसी सवारी का प्रबंध करो, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। वैद्य जी के यहाँ तक पैदल ना जा सकूंगा। जो आज्ञा मालिक। होया दूर हुर हटो भैया। रामू बहुत होशियार नौकर था, उसने तुरंत ही एक पालकी का प्रबंध किया, फिर चंद्रनाथ को सहारा देकर पालकी में बिठाया। कहकर पालकी लेकर चलने लगा तो वह भी पालकी के साथ दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद पालकी वैद्यराज चिंतक की शानदार हवेली के कंपाउंड में पहुंचकर रुकी तो रामू ने सहारा देकर चंद्रनाथ को नीचे उतारा। फिर वह उसे वैद्यराज के सम्मुख ले गया। वहां पहले से ही बहुत से मरीजों की भीड़ थी। चलिए दोस्तों, इत्र का व्यापारी कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। कहानी लंबी हो रही है, इसीलिए कोई बात नहीं, इसका पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।